हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी, कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड आईसीयूआर के बारे में। देखो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज होती हैं और मेजर लेवल पे हम लोग दो प्रकार की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ लैंड है, जमीन है, ठीक है, और कुछ लेबर है, और हम उन दोनों को इस्तेमाल करके हम लोग कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड के हमारे पास जो पर लेबर है या पर एकड़ ऑफ लैंड है वो कितना एफिशिएंट है, यानी हमें वो कितना बेनिफिट पहुंचा रहा है। अगर मैं ये पता करूं कि एक आउटपुट को बनाने के लिए मुझे कितनी लेबर या कितने लैंड की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर इकोनॉमी के लिए, ना ना सिर्फ इंडिया जैसी इकोनॉमी, इसके अलावा वर्ल्ड की जितनी भी अदर इकोनॉमीज हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उनके पास जो लेबर है या उनके पास जो लैंड है या उनके पास जो कैपिटल है या उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। अब प्रोडक्टिविटी को जानने का सबसे आसान तरीका हो सकता है, मतलब अगर आप एवरेज भी निकाल लेते हो तो वो भी दोस्तों प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट होगा। लेट सपोज प्रोडक्टिविटी का मीनिंग आप लोग समझ गए। मान लीजिए मैं हूं एक लेबर, तो मैं कितने घंटे काम कर सकता हूं, ठीक है, मैं कितने घंटे पढ़ा सकता हूं, ठीक है, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें, सो लेट सपोज लैंड की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। तो सबसे आसान तरीका रहेगा कि आपकी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ मच योर इकोनॉमी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंड हाउ मच यू हैव अ लैंड, ठीक है, इनपुट। अब जैसे इनपुट के नाम पे मैंने यहाँ पे कह दिया लैंड। आप एक एग्जांपल के तरीके से मान लो, लेट सपोज मेरे पास में 1 एकड़ ऑफ लैंड है, ठीक है, मेरे पास 1 एकड़ लैंड है, मेरे पास 5 लेबर आवर्स हैं और मैं 2 टन प्रोडक्शन कर रहा हूं। ये एग्जांपल मान लो आप, मैं 2 टन प्रोडक्शन कर रहा हूं, 5 लेबर है और 1 एकड़ ऑफ लैंड है। और अगर मैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड जानना चाहता हूं तो मैं देखता हूं मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैं 2 टन प्रोड्यूस कर रहा हूं, if I produce 2 ton, and how much we use the labor, I am using only 1 acre of land, राइट। तो मेरा क्या हो गया रिजल्ट कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कितनी है, मैं 2 टन ऑफ प्रोडक्शन कर रहा हूं पर पर एकड़, हर एकड़ पर 2 टन में प्रोड्यूस कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास 5 एकड़ होता तो मैं यहाँ पे जनरल एग्जांपल रिजल्ट यही होता। अगर मेरे पास 5 एकड़ होता और यहाँ पे 10 टन होता तो तब भी रिजल्ट यही होता। लेट सपोज, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड की बात करी है उसी प्रकार यहाँ पे बात आएगी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो दैट इज, मान लीजिए हमारे पास एक आउटपुट है कुछ, और इनपुट के नाम पे हमने लेबर मान लिया है, लेबर रख लिया है, और लेबर लेट सपोज आउटपुट हम वही 2 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं और लेबर मेरे पास में 5 है, समझ रहे हो, 5 लेबर है। तो अराउंड हम लोग 0.4 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं पर लेबर, यानी एक लेबर जो है पर लेबर, एक लेबर जो है 0.4 टन प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, हम ना इनको एवरेज प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दीज आर दी एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्या नाम दे सकते हैं हम इसे दोस्तों एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज या ऑफ इनपुट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों हुई एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स भी हम इसको कह सकते हैं। देखो, जैसे मैं यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं उसी प्रकार हमारे पास एक टर्म और आता है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखना, ये जितनी भी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं ये सारी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा सिलेबस आपके साथ यहाँ पे कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाउ मच योर आउटपुट चेंज इफ यू चेंज द लिटिल बिट यूनिट ऑफ लेबर और लैंड और द इनपुट, ठीक है। तो चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट with respect to change in
चेंज इन द इनपुट। इनपुट के नाम पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लैंड रख लेता हूँ, यहाँ पे लैंड आ जाएगा। क्लियर? लेट सपोज मैं डेटा मान लू कि मान लीजिए आउटपुट में कुछ एक्सचेंज आया, लैंड में कुछ वाई चेंज आया, कुछ भी चेंज आया, तो वो मार्जिनल वैल्यू हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लैंड की बात करी है, उसी प्रकार यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी हो सकता है, और उसका भी फॉर्मूला यही होगा, चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर। चेंज इन लेबर। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। बेसिकली ये हमने यहाँ पे मार्जिनल वैल्यूज निकाली है। एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे मैंने यहाँ पे लैंड की बात कर ली, लेबर की बात कर ली, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सिमिलरली प्रोडक्टिविटी ऑफ, जैसे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालता हूं, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालता हूं, तो वो भी गाइस कितने निकल के आएगा? दैट इज व्हाट, आउटपुट अपॉन कैपिटल, आउटपुट अपॉन कैपिटल। और अगर मैं यहां से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना चाहता हूं, तो वो कितना आएगा? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन कैपिटल। अब आप इसका इकोनॉमिक मीनिंग समझिएगा कि हम इनका एक्चुअली मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी में कैपिटल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, हम लोग यहाँ पे कैपिटल की इंपॉर्टेंस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो लेबर है वो भी कैपिटल के साथ यूज हो सकती है, जो लैंड है वो भी कैपिटल के साथ यूज हो सकता है। हम लेट सपोज कैपिटल की यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के ये कैपिटल आउटपुट रेशियो में भी बातें कन्वर्ट होंगी। मान लीजिए मैंने बोला कि हमारी इकोनॉमी में अगर हायर हायर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, मान लीजिए, ठीक है, तो ध्यान रखना ये इंप्लाई करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो गुड है। इट इज बेसिकली गुड फॉर द इकोनॉमी, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होगी यदि हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हाई है। इसी का कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास जो टर्म आता है दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। इट इज द इनवर्स ऑफ द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो कि इनवर्स ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, productivity of capital is what? The capital output ratio. ठीक है, इट्स बेसिकली व्हाट, द कैपिटल आउटपुट रेशियो। समहाउ हम इसे कभी कभी थीटा से डिनोट करते हैं। देखो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इकोनॉमी के अंदर। काफी सारे इकोनॉमिक्स हैं, जैसे सोलो, एक बहुत बहुत बड़ा नाम है, जेम्स सोलो, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बताया कि कैपिटल आउटपुट रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस है। हैरोल्ड डॉमन ने भी बताया है, आगे चल के हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो इज व्हाट, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी आप कह सकते हो इट्स कैपिटल अपॉन में आउटपुट। क्लियर, कैपिटल अपॉन में आउटपुट। अच्छा एक बात आप कृपया अपने दिमाग में रखना कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये मेजर करता है दैट इज हाउ मच ऑफ कैपिटल is required per unit of output. What it basically measure, it measures the how much of capital is required, of capital is required per unit of output, it's per unit of output। ठीक है, क्या है, इट मेजर्स हाउ मच ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी अगर मुझे एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है, एक यूनिट, ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर में होता है वो 1 यूनिट होता है, जो
डिनोमिनेटर में होता है वो 1 यूनिट होता है। अगर मुझे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है देन उसके लिए मुझे कितने कैपिटल की जरूरत है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है बातें हमारे लिए जानने में, और हम लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। अब आप सोचो, इमेजिन करो, मान लीजिए इस पेन को बनाने के लिए, जैसे ये एक पेन है, एक आउटपुट है, इसे बनाने के लिए ज्यादा कैपिटल लग रही है एज कंपेयर टू अदर कंट्री। मान लो दो फर्म है, चलो कंट्री में दो फर्म है, मान लो एक फर्म ए है और एक फर्म बी है। एक फर्म को बनाने के लिए, इस पेन को बनाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लग रही है, ठीक है, और दूसरी फर्म को इसी एक पेन को बनाने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लग रही है। तो जिसको ज्यादा कैपिटल लग रही है वो फर्म कैसी है, अच्छी है बुरी है? वो फर्म बुरी है, वो लेस एफिशिएंट है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में थीटा राइज करेगा, थीटा मतलब क्या, कैपिटल आउटपुट रेशियो, अगर ये इंक्रीज करेगा, अगर ये बढ़ेगा, तो ध्यान रखना इट विल बी अ लेस एफिशिएंट कंसेप्ट फॉर द इकोनॉमी। इसका मतलब आपके क्या है, जो आपके पास जो कैपिटल है वो लेस एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट कैपिटल, यानी हमारी कैपिटल जो अच्छी नहीं है, फर्म बी की जो कैपिटल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें ना एक्चुअली में ये जानना होता है कि कैपिटल की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। क्या हमें क्या जानना होता है, कैपिटल की एफिशिएंसी। जितना ज्यादा कैपिटल एफिशिएंट होगी, जितना ज्यादा कैपिटल जो होगी एफिशिएंट होगी, उतनी ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। आगे चल के हम इसी बात को ग्रोथ से भी कनेक्ट करेंगे। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? चलो ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे मैंने बोला कि अगर हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होगा तो हमारा जो कैपिटल है वो लेस एफिशिएंट, और साथ साथ ये बुरी बात भी, इट इज आल्सो द बैड फॉर द इकोनॉमिक कंसेप्ट, राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द कैपिटल आउटपुट रेशियो, व्हाई नॉट टू कैलकुलेट आउटपुट कैपिटल रेशियो, व्हाई नॉट? हम एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम आउटपुट बाय कैपिटल की बात करते हैं, राइट। लेकिन जब हमें जनरली इकोनॉमी की ग्रोथ पता करनी होती है, इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर कैपिटल मतलब दैट मींस इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट आती है, अब इंडिया में 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, 2014 में इंडियन गवर्नमेंट चेंज हुई है, ठीक है, बदल गई। मैं नाम नहीं ले रहा, जनरली आपको समझा रहा हूं। तो जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब जो न्यू गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि अब हम अपना इकोनॉमी में ये जीडीपी इतना लेकर आए। एंड व्हाट इज द जीडीपी? इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट, है ना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना हमें इतना प्रोड्यूस करना है, तो हमें अगर एडिशनल प्रोड्यूस करना है, एडिशनल आउटपुट लाना है, तो उसके लिए हमें कितना कैपिटल और चेंज करना पड़ेगा, है ना। हमें अगर एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, देन हाउ मच वी हैव टू इंक्रीज द कैपिटल, somehow it is also known as investment। ध्यान रखना, चेंज इन कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आता है, उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल। क्या नाम देते हैं उसे हम लोग? इंक्रीमेंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है ये? 1 मिनट का समय दे रहा हूं सोचने के लिए। व्हाट इज बेसिकली इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो? ध्यान रखना, ये होता है दैट इज हाउ मच एडिशनल कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ और एडिशनल आउटपुट। मीन समझ में आया? दैट इज इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड, मैं आपको एक एक डेफिनेशन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। इट इज डिफाइंड दैट हाउ मच, as how much is basically capital required or additional capital required, additional capital will be required, will be required to produce one additional, to produce one additional,
एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अब इस बात का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बार फुल फॉर्म देख, एक बार हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ICOR होता फॉर्मूला इसका, ICOR का फॉर्मूला दैट इज चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन आउटपुट, that how much the additional capital we required to produce additional 1 unit of output। ठीक है, मान लो मैं अगर इसको जीडीपी से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस चेंज इन कैपिटल को, चेंज इन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल को चेंज इन आउटपुट को अगर मैं इसको जीडीपी से डिवाइड कर दूं, यू नो व्हाट इज जीडीपी, ध्यान रखना, जीडीपी इज सिंपली आउटपुट, जीडीपी जो होता है सिंपली आउटपुट होता है, ठीक है। तो आप जनरली और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देन इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स द इन्वेस्टमेंट परसेंट इन जीडीपी, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट, इसको नीचे लिख लेते ज्यादा बेटर, इट इज इन्वेस्टमेंट परसेंट इन जीडीपी, investment percent in GDP upon percentage change in GDP, percentage change in GDP। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, जीडीपी मतलब आउटपुट, वो बस टर्म लिखने का तरीका हो जाता है, जीडीपी मतलब आउटपुट, क्लियर। अब अगेन कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आईसीओआर और आईसीओआर रिप्रेजेंट, तो ध्यान है, इट रिप्रेजेंट्स हाउ एफिशिएंटली द new capital or additional capital is being used in a country to produce output। इसका मतलब that means इसको हम एक स्टेटमेंट से डिनोट करेंगे, that is as how efficient, how efficiently the new या फिर एडिशनल भी कह सकते हो आप, एडिशनल और न्यू, एडिशनल कैपिटल इज बीइंग capital is being used in a country, used in a country, used in a country to produce output, to produce output, clear, to produce output। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। आईसीओआर क्या होता है, आईसीओआर 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ICOR मतलब incremental capital output ratio, it is basically defined as how much additional capital will be required to produce one additional unit of output। फॉर्मूला इसका आपको समझ में आ चुका है, फाइनल फॉर्मूला ये होता है इसका, ठीक है जी, दैट इज इन्वेस्टमेंट परसेंट इन जीडीपी अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, राइट, एंड इट इज बेसिकली व्हाट it represent how efficiently the new or additional capital is being used। जो भी आप न्यू कैपिटल या एडिशनल कैपिटल लाए हो वो किस प्रकार यूज हो रही है जिससे कि आपकी इकोनॉमी में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि आईसीओआर जो होता है वो सिर्फ सिंपली कैपिटल, अब कैपिटल पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सी चीजें होती हैं, इट इज बेसिकली कैजुअल एक्सप्रेशन। ये जो डिपेंड करता है मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब हमारी इकोनॉमी में गवर्नेंस कैसा है, क्वालिटी ऑफ लेबर कैसा है, मतलब आईसीओआर समझते हो ना, द एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब मैं ये बोलूं कि इस पेन को बनाने के लिए एक फर्म अच्छी है, दूसरी फर्म बुरी है, तो जो अच्छी है उसका अच्छा होना किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि गवर्नेंस क्या किस प्रकार है, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट उन्हें कैसा है। जैसे हमारे यहाँ पे एक आपने सुना होगा एक जियो है हमारे यहाँ पे, ठीक है, भारत में, और वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। 2015 में फर्स्ट टाइम जियो इंटरनेट से स्टार्ट हुआ था, अब हर जगह जियो है, जियो जियो वाईफाई है, जियो सिनेमा है, जियो पे है, जियो ने पूरा क्रिकेट मैच फ्री दिखा दिया, बिग बॉस फ्री दिखा दिया, राइट, मतलब सिनेमा टाइप, ठीक है, जियो पे आ गया, राइट।
दुनिया भर की चीजें मुझे पता भी नहीं, इतनी इतनी सारी जगह जियो है, ठीक है, तो इतना ज्यादा क्यों फैलता जा रहा है। अब उसमें कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करेगा, मान लीजिए, तो उसको उनको सपोर्ट बहुत ज्यादा है, उनके पास हाई क्वालिटी ऑफ लेबर है, ठीक है, एजुकेशनल जो है लेबर बहुत अच्छी, स्किल्ड लेबर उनके पास में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके पास, तो उनका कोई भी जो है प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होता है, दूसरी फर्म का नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। आई होप आप लोगों को ICOR का मतलब समझ में आ गया, क्लियर है मेरी बात ये आपको भी। अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दूसरा टॉपिक भी, और दैट इज पोटेंशियल GDP, राइट। आप पहले मेरे साथ में हेडिंग लिख लीजिएगा, पोटेंशियल GDP, ठीक है, पोटेंशियल GDP। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल GDP क्या होता है। ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी में जब हमारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, या टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कुछ भी है, अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर लें, या आप कह सकते हो फुल्ली एम्प्लॉयड हो हमारी रिसोर्सेज, लेबर जो है फुल्ली एम्प्लॉयड हो, जो कैपिटल अवेलेबल है वो सबकी सब इस्तेमाल हो रही हो, जमीन भी सारी इस्तेमाल हो रही हो, टेक्नोलॉजी भी पूरी इस्तेमाल हो रही हो, उनके इस्तेमाल होने के बाद, फुल्ली एम्प्लॉयड होने के बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, उसकी रियल वैल्यू को पोटेंशियल GDP कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है। जो पोटेंशियल GDP होता है वो हमारा रियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उन प्रोड्यूस गुड्स की जिनको हम उन रिसोर्सेज को यूज करके बनाते हैं, जो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड होती हैं, या आप कह सकते हो फुल्ली एम्प्लॉयड होती हैं, जिनको फर्दर यूज नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ लेबर और भी अवेलेबल है, अगर हम और बनाना चाहें तो और बना सकते हैं। यानी जब हमारी रिसोर्सेज की हाईएस्ट कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाती है, या हाईएस्ट कैपेसिटी लेवल पे हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्शन की रियल वैल्यू को आप यहाँ पे पोटेंशियल GDP कहते हैं। पोटेंशियल GDP, पोटेंशियल आउटपुट, ये दोनों एक ही बातें होती है। एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप स्टेटमेंट में मेरे साथ में लिखो, आपको बात यहाँ पे समझ में आएगी। इट इज द रियल वैल्यू, क्या बोला मैंने, इट इज द रियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, goods and services that can be produced, that can be produced, that can be produced when a country is, when a country's factors of production, factors of production are fully employed, are fully employed, are fully employed, ठीक है, मतलब हमने अगर अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज को फुल्ली एम्प्लॉयड जो है रखा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल मतलब ट्रेंड बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे हम अपनी रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, इंपॉर्टेंट टर्म है, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद हम लोग रिसोर्सेज को और इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, मेजर लेवल पे लैंड, लेबर और समहाउ कैपिटल, हम इसको भी कह सकते हैं। दीज आर बेसिकली द रिसोर्सेज। अच्छा, एक दिक्कत क्या होती है, पोटेंशियल GDP है, पोटेंशियल GDP की जो ग्रोथ होती है, देखो मान लीजिए हमने, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारा लेबर है और ये हमारा आउटपुट है। तो लेट सपोज कि अगर ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर है, तो और ये मेरा इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड है, तो मैं ये प्रोड्यूस करूँ, सो दिस इज माई ADAS, वट एवर द, मतलब दिस इज माई फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दिस इज माई LF, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। सो अब हम लोग इसके बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज मेरे पास जो लेबर है उतना फुल्ली प्रोड्यूस हो रहा है, जितनी लेबर हो सकती थी मैं पूरी लेबर को, यानी अगर मान लो यहाँ से कैपिटल, यहाँ से आउटपुट निकल के आ रहा है फंक्शन ऑफ लेबर का,
तो ये जो आउटपुट है ये मैक्सिमम आउटपुट है, और इस मैक्सिमम आउटपुट पे मैंने अपनी लेबर को फुल्ली यूटिलाइज करके इसको जो है प्रोड्यूस करा है। लेकिन एक दिक्कत क्या रहती है कि जो पोटेंशियल आउटपुट, पोटेंशियल मतलब ट्रेंड, जो पोटेंशियल आउटपुट होता है वो बेसिकली डिटरमाइंड होता है बाय द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जो चीज आप कह सकते हो, जो चीज हमारी इनपुट्स को कनेक्ट करती है, जैसे इनपुट में लेबर होगी, कैपिटल होगी, लैंड हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स का टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। जो पोटेंशियल जीडीपी होता है वो बेटा ग्रो भी स्लोली करता है। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको साथ साथ लिखता जा रहा हूं कि जो आपका पोटेंशियल जीडीपी होता है, पोटेंशियल जीडीपी ग्रो स्लोली, ये स्लोली ही ग्रो करता है। अब इसका रीजन कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों स्लोली ग्रो करता है, इसका रीजन यही कि जो हमारे यहाँ की लेबर है, जो हमारे यहाँ की कैपिटल है, या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो भी थोड़ा स्लोली ही इकोनॉमी के साथ साथ चेंज होते हैं। मान लेबर कैपिटल, आप खुद सोचो, आपने यहाँ पे अपनी लेबर को फुल यूटिलाइज कर लिया। अब मैं अगर इनपुट को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इनपुट का बढ़ाना समय लगेगा। तो जितना समय मुझे इनपुट को बढ़ाने में लगेगा उतना ही समय मेरी पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ में समय लगेगा। तो ध्यान रखना, एक एक्चुअल ग्रोथ होती है और एक पोटेंशियल जो है जीडीपी ग्रोथ होती है, इन दोनों में फर्क होता है। क्लियर हुई है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो जो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ स्लोली जो है होता है, कम हल्के हल्के होता है। तो एक तो उसके रीजन उसके इनपुट्स हो गए, लेकिन उसके साथ साथ उसके रीजन एक चीज और भी है, दैट इज व्हाट अबाउट योर पॉलिटिकल सेटअप। हमारी इकोनॉमी का पॉलिटिकल सेटअप क्या है, हमारी गवर्नेंस किस प्रकार काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन क्या है लोगों का, हमारी कैपिटल का यूटिलाइजेशन क्या है, ये सब चीजें भी हमारी पोटेंशियल जीडीपी की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जनरली मैं ये बात आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आप प्लीज इसको अपने माइंड में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बिकॉज, मतलब बिकॉज करके लिखूंगा, बिकॉज with time, because with time depending on, with time depending on various, depending on various, depending on various factors like political setup, like political setup, governance, infrastructure, health and education of the people, health and education of the people, health and education of the people, or you can say that utilization of capital, utilization ऑफ कैपिटल। ये जितनी बातें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ये कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए, तो ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। यही जो पीडीएफ है, दिस इज द चैप्टर नंबर 1 जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये एंटायर पीडीएफ आपके जो है सेमिकॉन क्लासेस की जो वेबसाइट है वहां पे मैं जो है अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, राइट। अगर बेटा मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं, 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे, 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे, तो जो हमारी पोटेंशियल जीडीपी थी, हमारी इकोनॉमी की जो पोटेंशियल जीडीपी थी, वो बेटा अराउंड अराउंड मान लो इट वाज अराउंड, पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ वाज अबाउट, ग्रोथ कितना था, 8 to 10% के बीच में था। ठीक है, कब की बात कर रहा हूं मैं 2015-16 के इकोनॉमिक सर्वे की यहाँ पे बात कर रहा हूं। ठीक है,
जस्ट कुछ सिनेरियोज हैं इकोनॉमी के, कैसे देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ चीजें चलती है, दैट इज व्हाट, दैट इज हमारा एक्चुअल जीडीपी। ठीक है, हमारा एक्चुअल इकोनॉमी का एक्चुअल जीडीपी है, वो पोटेंशियल जीडीपी से कैसे जो है कनेक्ट करता है। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में दो प्रकार की सिचुएशन चलती है। एक सिचुएशन चलती है डाउन टर्न, ठीक है, मतलब डाउन टर्न। डाउन टर्म का मतलब क्या होता है, दैट विल बी राइजेस अबव द पोटेंशियल जीडीपी। तो ये भी अपना कंसेप्ट आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो अब ध्यान रखना पोटेंशियल जीडीपी की इंपॉर्टेंस है, और इतनी इन्फॉर्मेशन फॉर द पोटेंशियल जीडीपी इज मोर देन इनफ। ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल जीडीपी, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है 2015-16 में। क्यों 15-16 की बात इसलिए हो रही है कि ये पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद में कि इसका डाउन टर्न और अप टर्न में एक्चुअल जीडीपी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप होता है। अच्छा, छोटा सा सिनेरियो है हमारा डिस्कशन में यहाँ पे, दैट इज व्हाट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को जाननी चाहिए। क्या है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन, ठीक है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन। देखो ऐसा होता है कि अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्लाइनिंग फेस में है, मतलब कम हो रही है, लेकिन उसका नेचर फिर भी पॉजिटिव हो। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ 2020-21 में कम थी, ठीक है, नेगेटिव थी, बट उसके अलावा मैं भी बताऊंगा आपको, रिसेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, एक सिनेरियो डिस्कस करूंगा मैं भी आपके साथ रिसेशन में। लेकिन मान लीजिए अगर हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कम डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव हो, तब हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन कैसे कहते हैं, द फेज व्हेन जीडीपी ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग बट इट मे स्टिल बी पॉजिटिव। क्या बोला मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख दी है वीडियो पॉज करके, कि द फेज व्हेन जीडीपी ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग बट इट मे स्टिल बी पॉजिटिव। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, तो वो डायग्राम आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। लेट सपोज दिस इज माय वाई एक्सिस, माय एक्स एक्सिस, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है रियल जीडीपी, और यहाँ पे लिया है मैंने ईयर्स, ठीक है, ईयर्स। और लेट सपोज मैंने ना यहाँ से एक जनरल बना लिया डायग्राम, मान लो, ठीक है। अब अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम में बनाता हूँ, जरा डायग्राम को समझिएगा मेरे साथ में, दैट इज दिस। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के बहुत ध्यान से फिगर जो मैंने बना, जो मेरे पास एक्चुअल में है फिगर, मैं वहीं से देख के इसको बना रहा हूँ, तो ये बहुत मैंने ध्यान से बनाया। यहाँ पे 2010 मान लो डेटा, और ये 2015, ठीक है, ये 2020, और ये सबसे ऊपर वाला मान लो 2025, ठीक है। और इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये हमारा ट्रेंड जीडीपी है, इट इज माय ट्रेंड जीडीपी। ट्रेंड जीडीपी मतलब पोटेंशियल जीडीपी, ट्रेंड जीडीपी को हम यहाँ पे पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, ट्रेंड को हम यहाँ पे पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो बन के आ रहा है, ये जो लाइन है, दैट इज द एक्चुअल जीडीपी। अरे एक बताओ, दो सिचुएशंस थी, एक ये वाला पॉइंट, एक्चुअल जीडीपी ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेंशियल जीडीपी, तो दिस इज अपटर्न, है ना। और एक्चुअल जीडीपी कम है एज कंपेयर टू पोटेंशियल जीडीपी, तो सो दिस इज बेसिकली डाउन टर्न। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, आप
एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डायग्राम काफी है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आती रहें। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो। अच्छा, उसके साथ ना अब ना आप रेसेशन को भी समझो। रेसेशन क्या होता है? एक टर्म आता, जैसे ये समझ लिया आपने, अब इसी के साथ बेटा एक रेसेशन कंसेप्ट समझ लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक छोटा सा नोट बना लो मेरे साथ में, और रेसेशन के बारे में आप एक अंडरस्टैंडिंग बिठा लो। रेसेशन और फिर डिप्रेशन, ये कनेक्टेड होती हैं सब चीजें। रेसेशन एंड समहाउ डिप्रेशन। रेसेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है? देखो रेसेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी इकोनॉमी लगातार, या कह सकते हो कुछ दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ का डिक्लाइन फेस करती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ क्वार्टर्स, लगातार दो क्वार्टर्स कह सकते हो, या फिर कम से कम दो क्वार्टर्स, उसके ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए हम इसका जो पीरियड मानते हैं वो 6 से 18 महीने का पीरियड मानते हैं। अगर 6 से 18 महीने के पीरियड में हम लोग अपनी इकोनॉमी के अधिकतर सेक्टर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ का डिक्लाइनिंग अगर देखने लगे, तो कहने के वो रिसेशन में कन्वर्ट होने लग जाती हैं चीजें। और जो रिसेशन होता है उसी के बाद आप लोग फिर डिप्रेशन की तरफ जाते हो, यानी कोई सर्व या प्रोटेक्टिव जो रिसेशन होते हैं, उन्हीं चीज को हम यहाँ पे डिप्रेशन पार्ट कहते हैं। राइट, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 6 से 18 महीने के टाइम ड्यूरेशन में अगर हमारी इकोनॉमी डिक्लाइनिंग फेस कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो वो हमारा कहीं ना कहीं रेसेशन का पार्ट होता है। दैट इज नोन एज द रिसेशन। ठीक है, मैं अभी आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि अभी तक की हिस्ट्री में हमारी इंडिया ने कितनी बार रेसेशन फेस किया। पहले रेसेशन की छोटी सी डेफिनेशन तो आप लोगों को काफी सपोर्ट करेगी। इट इज बेसिकली, अब लिखिएगा हेडिंग रेसेशन, ठीक है? हेडिंग लिखिएगा अब यहाँ पे मेरे साथ में, रेसेशन। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as at least two consecutive two consecutive quarters of negative quarters of negative economic growth, negative economic growth, economic growth as measured by a country's, as measured by a country's real GDP, real GDP. A recession is a period of, is a period of significant decline in, significant decline in total output, decline in total output, income and employment, income and employment, income and employment। ठीक है, और जो हमारा टाइम ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन इट्स अराउंड 6 to 18 मंथ, 6 months to 18 मंथ, मतलब 6 से 18 महीने का हम लोग यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लेते हैं। ठीक है, हमने अब तक अपनी इकोनॉमी में 5 बार जो है रिसेशन देखा है। इंडिया हैज फेस्ड रिसेशन 5 टाइम्स, इंडिया हैज फेस्ड रिसेशंस 5 टाइम्स, 5 बार इंडिया ने रिसेशन फेस करा है। कौन कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा। क्या क्या? सबसे पहला रिसेशन जिन्होंने देखा था 1957 to 58 में। ठीक है, उस टाइम की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 1.2% थी नेगेटिव में, 1.2% इन नेगेटिव, और उसका जो रीजन था वो था ड्रॉट। ठीक है, सेकेंड टाइम जो देखा था वो था 1965 टू 1966। उस टाइम की जो ग्रोथ थी वो थी माइनस का 3.66%, और उसका जो रीजन था वो ड्रॉट और वॉर।
1965 यानी पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई चल रही थी, ये वो बात है, ठीक है। थर्ड जो देखा वो देखा 1972 और 73 में ग्रोथ थी उस टाइम माइनस का 0.32%। और उसका जो रीजन था वो अगेन ड्रॉट ड्रॉट तो सबका रीजन है ही हमेशा, एंड ऑयल क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद जो रिसेशन देखा वो था 1979 एंड 80। और वो टाइम उस टाइम जो ग्रोथ थी वो क्या थी, माइनस का 5.2%। और उसका जो रीजन था वो था ड्रॉट एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद जो देखा पांचवा अभी रिसेंटली देखा हमने 2020-21, 2020 एंड 21। और उस टाइम की जो ग्रोथ थी सबसे कम ग्रोथ थी, माइनस का 6.6%। इसका जो रीजन था नो डाउट एक ही था, दैट इज कोविड-19। तो गाइज ये बेसिकली कंसेप्ट था जो हमने भी डिस्कस किया क्लास में, ठीक है। ये रिसेशन के बारे में। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका, मैंने बहुत से पढ़ाने के तरीके अपनाए, लेकिन मुझे लगता है अगर एक आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपको लगता है कि हमें बढ़िया पढ़ाई करनी है, बढ़िया तरीके से हमें अपने एग्जाम में तैयारी करनी है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो मुझे लगता है कि जितना मैं सीरियस होके पढ़ा रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा आपको सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि मैं स्क्रीन पे सब कुछ दिखा दूं, उसको अंडरलाइन करता रहूं, ये एक वो तरीका होता है, लेकिन उसमें आप फिर लिखोगे नहीं, आप सिर्फ सुनोगे। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि आप सुनो भी और लिखो भी, देखो तभी आपके नोट्स बन पाएंगे। वरना फिर पता है क्या होता है, मान लीजिए मैं स्क्रीन पे सबको दिखा दूंगा तो फिर आप रेफरेंसेस खुद ढूंढोगे। अभी क्या है कि जो रेफरेंसेस आप ढूंढ रहे हो वो सारे रेफरेंसेस को मैंने ढूंढकर नोट्स बना के वो मैं आपको भी लिखवा रहा हूँ। कि जितनी बातें मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, फिलहाल आप इतने नोट्स को कवर करेंगे, फिर आफ्टर दैट आपको चीजें और कवर होने लग जाएंगी, ठीक है। होप सो आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।